क्लास आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का और उसका फर्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे फ़िज़िक्स क्या है, व्हाट इज़ फ़िज़िक्स। जब आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ फ़िज़िक्स तो हमारे पहले माइंड में आता है नेचर। नेचर किस तरह से है, जैसे आप देख रहे हैं कि आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये भी आप फ़िज़िक्स के थ्रू देख रहे हैं और सुन रहे हैं। जैसे दिन होता है, रात होती है, बारिश होती है, आपका के घर में रेफ्रिजरेटर चल रहा है, फ़ैन चल रहा है, इस सब में जो है वो फ़िज़िक्स आती है। इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि बेसिक लॉज ऑफ नेचर। और इसे दूसरी तरह से एक्सप्लेन करें तो आप कह सकते हैं लॉज डेट एक्सप्लेन फिज़िकल वर्ल्ड। ठीक है, अगर हम इसका देखना चाहें कि आप इसके टू प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, टू बेसिक प्रिंसिपल्स कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, एक इसका है यूनिफिकेशन और दूसरा है रिडक्शन। को एक्सप्लेन करें तो जैसे हमारे पास एप्पल फॉलिंग है, मून रिवॉल्व है, पेंडुलम स्विंग है। अब इन सब को हम लोग अगर एक्सप्लेन करें एक यूनिफिकेशन में तो हमारे पास आ जाता है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसी तरह से हमारे पास आ जाता है लेंजेज लॉ, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, किरचॉफ सेकंड लॉ, इलेक्ट्रिसिटी, बर्नौलीज प्रिंसिपल इन फ्लूइड। इन सब को अगर हम लोग एक्सप्लेन करना चाहें किसी एक चीज़ में तो वो हमारे पास आ जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहेंगे और ये हमारे पास यूनिफिकेशन आ जाता है। यूनिफिकेशन मतलब इसे अगर हम लोगों ने डेफिनेशन लिखनी तो कह सकते हैं द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। इसमें हमारे पास जैसे एप्पल फॉलिंग, मून रिवॉल्व और पेंडुलम आया था, ये हमारे पास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आ गया। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को हमने अगर एक्सप्लेन करना हो तो हम इन तीन चीज़ों से एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसी तरह से हमारे पास ये है, अगर हमने इन सब को एक्सप्लेन करना है, अब इसमें आगे बहुत से आगे रूल्स आ जाते हैं, उनके प्रिंसिपल्स आ जाते हैं, बहुत कुछ आ जाता है, उनके लॉज आते हैं। वो हम किससे एक्सप्लेन करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। और ये हमारे पास क्या है, यूनिफिकेशन। स्टीफन ने से यूनिफिकेशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने एक और चीज़ एक्सप्लेन किया, वो काफ़ी उसको ट्राई किया रहा था कि वो उस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में आए। लेकिन जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में नहीं आया, इसका अलग ही एक रूल बन गया। इसमें हम लोगों को थर्मोडायनामिक्स पढ़नी पड़ेगी और ये अलग ही एक लॉ बन गया। अब जैसे मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन जो है वो एक्सप्लेन की, जिसमें आया था इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, मैग्नेटिज्म, ईएमडी जिसे कहा जाता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इन चारों को इसने एक्सप्लेन किया और ये सब जो है वो कोशिश है कि ये यूनिफिकेशंस हो, जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, थर्मोडायनामिक्स और फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक और डायनामिक्स। मैक्सवेल ने जो 4 इक्वेशंस दी हैं ये सारी आ जाती हैं यूनिफिकेशन में। अब हमारे पास रिडक्शनिज़म आती है। अब रिडक्शनिज़म हमारे पास क्या है कि एक बड़ी प्रॉब्लम है जिसे हम लोगों ने एक डिफरेंट पार्ट्स में उसे सॉल्व करना है, छोटे छोटे पार्ट्स में सॉल्व करके जो आंसर निकालना है वो हमारे पास आए थे रिडक्शनिज़म। जैसे इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, कम्प्लेक्स प्रॉब्लम और सोल्यूशन इनटू स्मॉलर पार्ट्स। की हम लोगों ने एक कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, हमारे पास बहुत सारी बड़ी प्रॉब्लम है जिसे हम लोगों ने छोटे छोटे पार्ट्स में चेंज करके उसका सॉल्व करना है, उसको आंसर निकालना है उसका। इसे हम रिडक्शनिज़म कहते हैं और ये हमारे पास दो प्रिंसिपल आ जाते हैं, एक यूनिफिकेशन और एक हमारे पास रिडक्शनिज़म। ये हमारे पास बेसिक प्रिंसिपल्स हैं किसके, फिज़िक्स के। फिजिक्स को दो पार्ट्स में चेंज किया है, एक माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक। ठीक है, अब मैक्रोस्कोपिक कौन से होते हैं, जिसमें हम लोग बड़ी बड़ी चीज़ों को स्टडी कर लेते हैं, और माइक्रोस्कोपिक को हम डीपली जैसे छोटी छोटी चीज़ों को एक्सप्लेन करना होता है, उसको स्टडी करना होता है। ये लेटर आई है जिसमें आती है कि जैसे हम इलेक्ट्रॉन्स को स्टडी करना, प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों, एटम को करना, छोटी छोटी चीज़ों को स्टडी करने को आ जाता है माइक्रोस्कोपिक। और मैक्रोस्कोपिक जो है ये पुरानी है, जिसमें साउंड वेव, लाइट वेव, इस तरह की जो है वो चीज़ें आ जाती है जिसको हम लोगों ने स्टडी करना होता है। इसलिए हम इसे क्लासिकल मैकेनिक्स कहते हैं और इसको हम लोग माइक्रोस्कोपिक को हम कहते हैं क्वांटम फिज़िक्स। ठीक है, क्लासिकल फ़िज़िक्स और ये हमारे पास आ जाती है क्वांटम फिज़िक्स। लेकिन हम लोग जो है क्लासिकल फ़िज़िक्स हम लोग पढ़ेंगे इस 11वीं क्लास में, जिसमें कौन कौन से टॉपिक्स आ जाते हैं मैं आपको बताती हूँ। क्लासिकल में हमें पता होता है कि जैसे एक मून है, वो उसकी पॉइंट में पता है कि वो एक ही जगह पर है, हम उसे देख सकते हैं एक जगह पर। लेकिन हमारे पास क्वांटम में है, ये पता नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किधर किधर मूव कर रहे हैं, क्योंकि वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। हमें नहीं पता होता कि प्रोटॉन्स कहाँ पे, अल्फ़ा बीटा गामा, इन सारी चीज़ों में आ जाती है क्वांटम, जिसकी हमें मालूम नहीं होती कि उसकी और पोजीशन कहाँ पे है। नेक्स्ट जो है क्लासिकल फ़िज़िक्स को भी उसने डिफरेंट पार्ट्स में चेंज कर दिए। किस तरह से किया कि हम लोगों ने क्लासिकल फ़िज़िक्स में मैकेनिक्स को पढ़ेंगे, थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स को स्टडी करेंगे। तो जहाँ पे क्वांटम फिज़िक्स है ये बाद में आई थी, इसलिए इसका नाम जो है मॉडर्न फिज़िक्स रखा। मैकेनिक्स में भी आगे जो है डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, सिर्फ यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाता। मैकेनिक्स में जैसे कार की मोशन, फ्रिक्शन, रॉकेट प्रोपल्शन, बेंडिंग ऑफ रॉड, व्हील रोटेशन, साउंड वेव्स, फ्लूइड का फ्लोटेशन करना, ये सारा कुछ इसी में आ जाता है मैकेनिक्स में, जो हम लोगों ने क्लास 11 में स्टडी करना है। फिनोमिनन हमको मैकेनिक्स के अंदर पढ़ने हैं, फ्लूइड पढ़ेंगे पूरा, वेव्स पढ़ेंगे, साउंड वेव्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे, वेव्स पढ़ेंगे, बहुत से फिनोमिनन हमको मैकेनिक्स के अंदर पढ़ने हैं, फ्लूइड पढ़ेंगे पूरा, वेव्स पढ़ेंगे, साउंड वेव्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे, ठीक है, लॉज ऑफ मोशन, जिसमें हम लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे और साउंड वेव्स पढ़ेंगे। इस तरह की जो है वो बहुत से लॉज जो है वो आ जाते हैं मैकेनिक्स में, जो हम लोगों ने स्टडी करने हैं। अब हमारे पास थर्मोडायनामिक्स है। थर्मोडायनामिक्स में हमारे पास सिलेबस थोड़ा कम होता है, जो हम लोगों ने क्लास में पढ़ना है। इसमें हमारे पास लॉज आ जाते हैं, डिफरेंट लॉज होते हैं। हीट के बारे में बताना है, टेम्परेचर के बारे में बताना है, हीट इंजन क्या होता है, रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है, और स्पॉन्टेनियस के बारे में हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनामिक्स में। अब हमारे पास जो है मैग्नेटिज्म है, जिसमें हम लोगों ने चार्ज के बारे में पढ़ना है कि चार्ज क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है, फील्ड क्या है, करंट किस तरह से वर्क करता है, एसी डीसी के बारे में पढ़ना है, मैग्नेट के बारे में और ईएमडब्ल्यू के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये क्लास 12 में होगा। और साथ में ऑप्टिक्स है। ऑप्टिक्स में क्या आ जाता है, हमारे पास लाइट आ जाती है, किस तरह से लाइट वर्क करती है, ये वेव की सूरत में होती है या पार्टिकल की सूरत में होती है। और हमारे पास मिरर आ जाता है, लेंसेज आ जाते हैं, टेलीस्कोप आ जाती है और रेनबो आ जाती है, जो हम लोगों ने ऑप्टिक्स में डिस्कस करना है। मॉडर्न फिज़िक्स आ जाता है। मॉडर्न फिज़िक्स में आप लोगों ने सर्च करना है कि एटम्स क्या होते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं, इलेक्ट्रॉन की नेचर क्या होती है, वो किस तरह से काम करता है, एक्सरेज क्या है, सेमीकंडक्टर्स क्या है और न्यूक्लियस क्या है। इस तरह की जो है बहुत सी चीज़ें जो है रिसेंटली आपने पढ़नी है। माइक्रोस्कोपिक में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो इसमें आप लोग डिस्कस करेंगे। अब हम लोगों ने पढ़ना है फंडामेंटल फोर्सेस। अब फिज़िक्स की जो फंडामेंटल फोर्सेस है वो 4 होती हैं, ठीक है। अब इसे नेचर भी कह सकते हो और फिज़िक्स भी कह सकते हो, क्योंकि फिज़िक्स नेचर ही है। अब हमारे पास फर्स्ट है ग्रेविटेशन, दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, थर्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और फोर्थ है हमारे पास वीक न्यूक्लियर फोर्स। पर हम लोगों ने अभी डिस्कस हमने इन 3 को करना है, क्योंकि ये बहुत कम आती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशन में हम लोग देखते हैं कि 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, और ये हमारे पास लॉन्ग रेंज फोर्स भी है, और ये इन्फिनिटी तक हमारे पास जो है वो अट्रैक्शन कर सकती है। लेकिन ये हमारे पास वीकेस्ट फोर्स इन नेचर है, नेचर की सबसे वीकेस्ट फोर्स है। किस तरह से कि जब हम लोग सूरज से ज़मीन तक आती है तब हमारे पास वो एक लॉन्ग रेंज में होती है, और दूसरे सियारों में जाएँ तो वहाँ की जो ग्रेविटेशन है ना वो स्ट्रॉन्ग हो सकती है, लेकिन अर्थ की जो है वो वीकेस्ट फोर्स है। दूसरी तरफ जाएँ तो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, जिसमें हमारे पास आपने पढ़ा होगा कि 2 सेम जो है पॉजिटिव को रिपेल करता है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है, और पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और ये भी एक लॉन्ग रेंज तक जो है वो अट्रैक्शन कर सकता है। ये हमारे पास इन्फिनिटी फॉर्म में होता है, लेकिन ये हमारे पास जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है, ठीक है। ये दूर दूर तक भी हमारे पास जो है वो अट्रैक्ट कर लेते हैं। लेकिन इन दोनों में, ग्रेविटेशन में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, मीडियम की रिक्वायर्ड नहीं होती। इसमें मीडियम को की ज़रूरत नहीं होगी। हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, जिसमें हमारे पास हम न्यूक्लियस के अंदर देखेंगे। हमारे पास ये नहीं है कि हम लोग न्यूक्लियस के अंदर का पार्ट देख रहे हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की चीज़ में हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स नहीं होती। अब हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास प्रोटॉन न्यूट्रॉन इस तरह की चीज़ें होती हैं, और सेम भी प्रोटॉन भी होता है। लेकिन अगर हमारे पास हमें होना चाहिए कि प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि प्रोटॉन से अट्रैक्ट कर रहा है, न्यूट्रॉन से कर रहा है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन भी अट्रैक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब है कि डू नॉट डिपेंड ऑन चार्ज, इन पे जो है वो किसी किस्म का चार्ज नहीं होता। और ये हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है, और इसकी रेंज होती है वो शॉर्ट होती है 10⁻⁵ m, ठीक है। हम जो है वो न्यूक्लियस के अंदर का पढ़ रहे, बाहर का नहीं पढ़ रहे, ठीक है। एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर की चीज़ हम देख रहे हैं। लास्ट में हमारे पास आ जाता है पीक न्यूक्लियर फोर्स। ये हमारे पास शॉर्ट रेंज है, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है और बहुत ऊपर जाके हमें करना चाहिए, करना होगा।
तो ये वीकर फोर्स है और ये एक्ट करती है रेडियो एक्टिव एमिशन में। और इस तरह से आगे एंटी न्यूरॉन और इस तरह से जो आ जाती हैं न्यूट्रिनो अट्रैक्शन ऑफ विद इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह की चीज़ें आती हैं जो हम लोगों ने डिस्कस नहीं करनी, इसलिए हम ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है तो उसे डिस्कस नहीं करेंगे। अगर हम कंपैरिजन करें तो हमारे पास जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो उसका 1 है, ये सबसे हाईएस्ट है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उसके बाद आती है 10⁻², वीक न्यूक्लियर फोर्स आ जाती है 10⁻13 और ग्रेविटेशनल की 10⁻38। लेकिन हम लोग अगर कंपैरिजन करें ग्रेविटेशन का स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर का, तो हमारे पास इसकी 1 है और इसकी हमारे पास 10⁻38 है, इसलिए ग्रेविटेशन सबसे लो है। ठीक है, आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करेंगे, कल से इंशाल्लाह फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।